रणवीर चाय बार पर लेटा सितारा भरे आसमान को देख रहा था। काफी गर्मी थी और चारों ओर शांति थी। वह लगभग नंगा था और सिर्फ लंगोट पहने था, फिर भी उसके बदन के हर हिस्से से पसीने की बूंदें झलक रही थी। मिट्टी की दीवारों से जो दिन भर सूरज की गर्मी से तप रही थी, जबरदस्त धुआं निकल रही थी। उसने घर की छत पर पानी छिड़क दिया था, लेकिन उससे भी मिट्टी गोबर की गंध मिली-जुली गर्मी निकल रही थी। वह जितना ज्यादा पानी पी सकता था पी चुका था, लेकिन प्यास थी कि बुझती नहीं थी। फिर मच्छरों की भरमार थी कि चारों तरफ फैले भिनभिना रहे थे। कुछ उनके कान के पास आ जाते, वे उसके हाथ से पकड़कर मसल देता। एक दो जो उसके कानों में घुस जाते, उन्हें पकड़कर दीवार से रगड़ देता। कई उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते और वे भी उलझकर खत्म हो जाते। कुछ उसे काटने में भी सफल हो जाते और उस जगह खुल जाना पड़ता था। साकरी सी गली के उस पार उसके चाचा का घर था। उसकी छत पर कई चारपाइयाँ पड़ी नजर आ रही थी। एक श्रीफर चाचा सोहन पड़ा सो रहा था और उसके हाथ तथा पैर इस तरह एक दूसरे से बने थे जैसे सलीब पर चढ़े हो। वह खर्राटे ले रहा था और पेट उठता गिरता दिखाई दे रहा था। उसने शाम को भांग पी ली थी, इसलिए जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था। औरतें बैठी पंखा झल रही थी और बातचीत रणवीर पर देखता जा रहा था। उसके मन में शांति नहीं थी, न नींद आ रही थी। सामने की छत पर उसका चाचा, उसका बेटा का भाई और हत्यारा आराम से सो रहा था। उसकी औरतें देर रात तक खाने पीने और गपशप करने का मजा ले रही थी, जबकि उसकी माँ रेत मिट्टी से बर्तन मांज रही थी और दिन में जलाने के कंडों के लिए गोबर इकट्ठा करती रहती थी। सोहन के कई नौकर थे जो गाय भैंस चराने और खेत जोतने का काम करते थे और खुद भांग पीकर सोता रहता था। उसकी काली आंखों वाली बेटी रजनी बेकार इधर उधर घूमती अपनी जबानी सिल्के करतों का प्रदर्शन करती रहती थी, लेकिन रणवीर को काम ही काम में जुटे रहना पड़ता था। कीकर के पेड़ हिले और ठंडी बयार का झोंका छत से ऊपर से गुजरा। इसने मच्छरों को भगा दिया और पसीना भी सूखने लगा। रणवीर को भी ठंडक महसूस हुई और उसे नींद आने लगी। सोहन की छत पर औरतों ने पंखा चलना बंद कर दिया। रजनी अपनी चारपाई के बगल में खड़ी ठंडी हवा का मजा लेती धीरे धीरे टहल रही थी। रणवीर उसे देख रहा था। रजनी गांव के लोगों को अपनी छतों पर अपने आंगनों में सोता देख रही थी। सब शांत था। उसने अपने कुर्ते के दोनों छोर हाथ से पकड़कर ऊपर उठाया और बदन को हवा हिलाने की कोशिश की, जिससे उसका पेट और छाती दिखाई देने लगी। फिर किसी ने फुसफुसाकर उससे कुछ कहा और उसने झट कुर्ता नीचे कर लिया। फिर वह अपनी चारपाई पर लेट गई और तकिए में समा गई। रणवीर ये देख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सोहन की शक्ल गायब हो गई थी। उसने आंखें बंद कर ली और रजनी की सूरत को कल्पना में उतारने की कोशिश करने लगा। उसके मन में रजनी के लिए कामना जागी और कल्पना में ही वह उसे प्यार करने लगा। रजनी हमेशा उसके पास आना चाहती थी। वह आग्रह करती लगी, लेकिन पहले तो वो तैयार नहीं हुआ, फिर मान गया। सोहन ने विरोध किया। रणवीर ने आंखें बंद की और अपने सपने में डूब गया जहाँ रजनी थी। उसका युवा और नगन शरीर था। कई घंटे के बाद रणवीर की माँ आई और उसने उसके कंधे पकड़कर हिलाया। जब तक मौसम ठंडा है तब तक खेतों में काम करा। आसमान काला था और सितारे चमक रहे थे। उसने अपनी कमीज निकाली जो तकिए के नीचे तय करके रखी थी और पहन ली। फिर बगल वाली छत पर नजर डाली। रजनी आराम से सो रही थी। रणवीर ने हल में बैल जोते और वह ही उसे खेत की तरफ ले चलने गांव की सूनी अंधेरी गलियों से होता हुआ वह सितारों से चमकते खेतों तक पहुंच गया। उसे थकान थी और रजनी की सूरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पूरब का आसमान धुंधला उठा। आम के बगीचे से कोयल की आवाज आने लगी। कीकर के पेड़ों में छिपे कोयल धीरे धीरे काव काव करने लगे। रणवीर हल चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वह सिर्फ हल्का हत्था पकड़े था और धीरे धीरे उसके पीछे चलता जा रहा था। जमीन खुद रही थी, लेकिन लाइनें न सीधी थी और न ही गहरी। सवेरे की रोशनी में उसे शर्म भी न आने लगी। उसने सचेत होने का फैसला किया और सपने को लगाम लगाई। उसने हल्का नुकीला सिरा जोर से जमीन में घुसाया और बैलों की पीठ पर चाबुक चलाई। पशुओं ने हुंकार भरी और पूंछ उठाकर तेजी से दौड़ने को हुए। हल गहराई से खुदाई करने लगा और मिट्टी उछल कर रणवीर के पैरों पर गिरने लगी। उसे लगा कि अब वह हल और बैलों दोनों पर काबू पा गया है। उसने और भी ज्यादा जोर लगाकर हल की नोक से जमीन को उधेड़ना शुरू कर दिया। सूरज आसमान में चढ़ने लगा और गर्मी तेजी आई। रणवीर ने हल चलाना बंद कर दिया और बैलों को पानी पिलाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे कुएं पर ले गया और वहां उन्हें खोल दिया। फिर कई डोल पानी खींचा, खुद नहाया और बैलों पर भी पानी डालकर तरबतर घर की तरफ लौटने लगा। माँ उसका इंतजार कर रही थी। मैं सरसों का साग और जरा सा घी उस पर रखकर ताजी
रोटी उसके लिए लाई। एक बड़े पीतल के कटोरे में छाछ मीठी। रणवीर एकदम खाने पर जुट गया और माँ पास बैठी मक्खियाँ उड़ाती रही। रोटी और साग खाकर उसने छाछ का कटोरा घटक लिया। फिर वह चारपाई पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। माँ पास बैठी उसे हवा करती रही। रणवीर सवेरे से शाम तक सोता रहा। शाम को उठा और खेतों में पानी देने निकल पड़ा। पानी की नाली उसके और चाचा के खेतों के बीच से होकर निकलती थी। सोहन के खेत उसके मजदूर जोतते थे। जब से उसने अपने भाई को मारा था वह शाम को खेतों में खुद नहीं आता था। रणवीर अपने खेतों में आने वाली पानी की नाली साफ करने लगा। जब ये काम पूरा हो गया तब जो निकास के पास आया और हाथ पैर धोए। फिर उसी किनारे बहुत पानी में पैर डालकर बैठ गया और माँ का इंतजार करने लगा। सूरज डूबने लगा तो दूर तक फैली जमीन पर अंधेरा छाने लगा और कटे हुए चांद के पास संध्या का तारा चमकने लगा। उसे गांव के कुएं पर औरतों के पानी भरने और बातें करने की आवाज़ आने लगी। बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चिड़ियाँ अपने घोंसलों में वापस पहुँचने के लिए शोर मचा रही थी और ये सब मिली-जुली आवाज़ें अपना एक अलग समय पैदा कर रही थी। फिर गांव की औरतें एक दूसरे के साथ खेतों में इधर उधर सोच के लिए बिखरने लगी। थोड़ी देर बाद वापस आई और नाले के साथ लाइनें लगाकर सफाई करने के लिए जा बैठी। रणवीर की माँ पानी के रखवाले से लकड़ी का टोकन लेकर उसके पास आई कि उसका पानी देने का समय शुरू हो रहा है। फिर वह जानवरों की देखभाल करने लौट गई। सोहन के मजदूर जा चुके थे। रणवीर ने चाचा की नाली का रास्ता बंद किया और अपने खेतों की तरफ का खोल दिया। इसके बाद वह ठंडी घास पर पैर फैलाकर लेट गया और बड़ी हुई जमीन पर उछल उछल और चांद की रोशनी में चमकती आगे बहती पानी की धार को देखने लगा। लेटे लेटे वह गांव से आ रही आवाज़ें सुनता और ऊपर फैले आसमान को देखता। रात चारों तरफ छिटकी चांदनी में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी रणवीर की आंखें पास में ही कहीं पानी के छिटकने की आवाज़ से खुली। उसने करवट ली तो देखा कि दूसरे किनारे पर एक औरत अपने फूलों पर बैठी सफाई कर रही है। एक हाथ से अपने पीछे पानी मार रही थी और दूसरे से सामने। फिर जमीन से उसने जरा सी मिट्टी निकाली, उसे अपने हाथों पर मला और बहते पानी में डुबोकर उन्हें साफ किया। फिर कुछ कुल्ला किया और चेहरे पर पानी की छींटे मारी। इसके बाद वह उठकर खड़ी हो गई। इसकी सलवार जमीन पर नीचे पड़ी रही। फिर कमीज का सामने का हिस्सा ऊपर उठकर उससे अपना मुंह पहुंचा। ये रजनी थी। रणवीर उसे इस तरह देखकर वासना में पागल हो उठा। उसने नाली पर छलांग लगाई और उसी तरफ दौड़ा। लड़की का चेहरा कमीज से ढका था। वह पीछे मुड़ती इससे पहले ही रणवीर ने उसके पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका चेहरा घुमाते ही उसे पकड़कर बार बार चूमने लगा और उसकी चीख रोकने के लिए उसके होठों पर अपना मुंह कसकर जमा दिया। फिर उसे नीचे हरी घास पर लेटा दिया। पागल पर रजनी जंगली शेरनी की तरह लड़ रही थी। उसने रणवीर की दाढ़ी दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली और उसके बालों में अपने दांत गड़ा दिए। उसकी नाक कान काट ली जिससे खून बह निकला, लेकिन वह जल्द ही मस्त हो गई और चुप होकर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी और आंसू दोनों गालों पर बह रहे थे, जिनसे आंखों पर लगा सुरमा निकल निकल कर कानों तक आ रहा था। चांद की पीली रोशनी में ये सुंदर लग रही थी। रणवीर को अब अफसोस होने लगा। उसने ये नहीं सोचा था कि इससे उसे चोट पहुंचेगी। उसने अपने बड़े रूखे हाथ रजनी के चेहरे पर फिराए और बालों में उंगलियां डालकर उन्हें सीधा किया। फिर नीचे झुककर प्यार से अपनी नाक उसकी नाक से रगड़ी। रजनी ने आंखें खोली और खाली नजरों से उसे देखा। उसमें नफरत नहीं थी, प्यार भी नहीं था, सिर्फ एक खाली नजर थी। रणवीर ने उसकी आंखें और नाक प्यार से चूमी। रजनी उसी तरह उसे देखती रही और उसकी आंखों से आंसू झड़ती रजनी की जमीन से आवाज़ दे रही थी। उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उनमें से एक उसके पास पहुंची और मदद के लिए चिल्लाने लगी। रणवीर तेजी से उठा, नाली पार कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। सिंपरा गांव के सभी मर्द रणवीर के खिलाफ मुकदमा देखने कचहरी जहाँ पहुंचे। सारा कमरा, बरामदा और बाहर का मैदान गांव वालों के खचाखच भरा था। बरामदे के कोने में रणवीर को हथकड़ी लगाए दो सिपाही बैठे थे। उसकी माँ सोल से अपना मुंह ढके उस पर पंखा झल रही थी। वह रो रही थी और बार बार नाक छिलकती जा रही थी। दूसरे कोने पर रजनी, उसकी माँ और कुछ दूसरी औरतें एक घेरा सा बनाए बैठी थी। रजनी में रोती और नाक पोंछती जा रही थी। इनके पीछे लंबा चौड़ा सोहन अपने साथियों के साथ आपस में सलाह मशवरा करते हुए खड़ा था। दूसरे गांव वाले इधर उधर खोमचे बालों से खरीदकर कुछ खाते पीते और कुछ कान
साफ करने वाले से सीमेंट लगाकर वक्त गुजार रहे थे। कई लोग स्तनबंद की दवाइयाँ बेचने वालों के इर्द गिर्द खड़े हंसी मजाक कर रहे थे। सोहन ने सरकारी वकील की मदद करने के लिए अपना ये वकील कर लिया। उसने गवाहों को इकट्ठा करके उन्हें समझाना शुरू किया, जिस तरह क्या और कैसे कहना है। उसने बताया कि बच्चा पक्ष का वकील उससे क्या सवाल पूछेगा। उसने अदालत के अर्दली और मुंशी को सोहन से मिलाया और पैसे दिलवाए। फिर सरकारी वकील को देने के लिए नोटों की एक गड्डी से ली। न्याय की मशीन में अच्छी तरह तेल डाल दिया गया। इधर रणवीर का ना कोई वकील था और ना कोई गवाह। अर्दली ने अदालत का दरवाज़ा खोला और गाने जैसी आवाज़ में नाम पुकारना शुरू किया। उसने सोहन और उसके साथियों को भीतर बुलाया। रणवीर को 2 सिपाही ले गए, लेकिन उसकी माँ को जाने नहीं दिया और उसने पैसा नहीं दिया था। जब अदालत बैठ गई, मुंशी ने आरोप पढ़कर सुनाए। रणवीर ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ। मजिस्ट्रेट मिस्टर वर्मा ने सब इंस्पेक्टर को रजनी को पेश करने की आज्ञा दी। रजनी सोल से मुंह ढके और नाक पहुँचती कटघरे में आकर खड़े हो गई। इंस्पेक्टर ने उससे अपने पिता की रणवीर से दुश्मनी के बारे में सवाल किया। उसने खून और वीर्य से सने कपड़े अदालत में पेश किए। इसके बाद आरोप पक्ष का काम पूरा हो गया। गुनाह के सबूत पेश कर दिए गए थे। कैदी से पूछा गया कि क्या उसे कोई सवाल करना है। रणवीर ने हथकड़ी में बंधे हाथ जोड़कर कहा, मैं बेगुनाह हूँ जज साहब। वर्मा साहब का धीरज जवाब दे रहा था, तुमने आरोप सुन लिया है। अगर लड़की से कुछ नहीं पूछना तो मैं फैसला सुना देता हूँ। जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है, गांव में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी तरफ से बोले। गरीब आदमी, मेहरबानी करें, मैं बेगुनाह हूँ। मजिस्ट्रेट को अब गुस्सा आने लगा। उसने मुंशी की तरफ मुड़कर कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन रणवीर ने घबरा कर कहा, बस साहब मुझे जेल भेजें। उससे पहले लड़की से पूछने किया उसकी रजामंदी नहीं थी। वह चाहती थी, इसलिए मैं गया। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मिस्टर वर्मा मुंशी की तरफ फिर मुड़े। सवाल है, क्या तुम भी ये चाहती थी? जवाब दो मिस्टर वर्मा ने भी रजनी से पूछा। जवाब दो, क्या तुम भी चाहती थी? रजनी ने नाक छिनकी और रोने लगी। मजिस्ट्रेट और दर्शक उत्सुकता से जवाब का इंतजार करने लगे। जल्दी जवाब दो, तुम भी चाहती थी या नहीं? मुझे और भी काम है। अपना शोल मुंह पर चारों तरफ से लपेटकर रजनी ने जवाब दिया, हाँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए